राहुल और प्रिया ने अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की। वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद उन्हें अपने सपनों का घर मिला। यह घर एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां हर ओर हरियाली और शांति थी। घर के चारों ओर बाग बगीचे, फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट ने उन्हें एक अद्भुत अनुभव दिया। राहुल और प्रिया के दो प्यारी बेटियां थीं, माया और जोया। माया 8 साल की और जोया 6 साल की थी। दोनों ही अपनी नई जगह को लेकर बेहद उत्साहित थीं। इस घर में वे अपने पुराने घर की तुलना में बहुत अधिक जगह और सुविधाएं पा रहे थे। घर के विशाल आंगन, खूबसूरत लिविंग रूम और आरामदायक बेडरूम ने उनके मन को मोह लिया था। इस घर में आते ही राहुल और प्रिया ने उसे सजाने का काम शुरू किया। हर कमरे में प्यार और केयर से चीजें सजाईं। प्रिया ने रसोई को नए और आधुनिक उपकरणों से लैस किया और राहुल ने बाहरी बगीचे को हरा भरा बनाने के लिए पौधे लगाए। माया और जोया ने भी अपनी अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाईं, जैसे कि अपने कमरे को सजाना और मोनी, उनकी प्यारी बकरी, के लिए एक प्यारा सा अस्तबल बनाना। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, परिवार ने अपने नए घर में बसने की खुशी को महसूस किया। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। परिवार ने एक साथ मीलों दूर बसे अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया और घर में छोटे छोटे समारोह आयोजित किए। यह समय उनके लिए एक नई शुरुआत था और वे हर पल का आनंद ले रहे थे। लेकिन एक रात, जैसे ही सब सोने के लिए गए, राहुल ने अचानक अपने कमरे में अजीब सी आवाज सुनी। यह एक धीमी, अस्पष्ट सी आवाज थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने सोचा कि यह उसकी नींद की गड़बड़ी हो सकती है। उसने इसे नजरअंदाज किया और वापस सो गया। प्रिया ने उसकी चिंता को हल्के में लिया और कहा कि शायद यह घर के नए माहौल का असर हो सकता है। अगले दिन माया ने भी एक अजीब घटना का उल्लेख किया। उसने कहा कि उसे अपने कमरे में एक साया देखा जो अचानक गायब हो गया। प्रिया ने सोचा कि यह बच्चों की कल्पनाएं हो सकती हैं और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि राहुल ने इसे गंभीरता से लिया और सोचा कि शायद घर में कुछ अजीब हो सकता है। पहली रात की अजीब घटनाओं के बाद राहुल और प्रिया ने सोचा कि शायद यह उनके नए घर में अजीब तरह की आवाजों का असर हो सकता है। लेकिन जब दूसरी रात भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ, तो उनकी चिंताएं बढ़ने लगीं। राहुल, जो स्वभाव से बेहद व्यावहारिक और तर्कशील था, ने सोचा कि शायद घर में कुछ तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं। उसने सोचा कि ये आवाजें घर की संरचना या शायद पाइपलाइन की वजह से हो सकती हैं। उसने घर के हर कोने का निरीक्षण किया और पाइपलाइन, फर्नीचर और छत को ठीक से चेक किया, लेकिन उसे कोई स्पष्ट समस्या नहीं मिली। प्रिया ने राहुल की चिंताओं को कुछ हद तक समझा, लेकिन उन्होंने अपने पति को सांत्वना दी और कहा कि यह शायद घर के नए माहौल के साथ तालमेल बिठाने का असर हो सकता है। वे दोनों ने सोचा कि घर को पूरी तरह से व्यवस्थित करने और समय देने पर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसके बावजूद रात की घटनाएं लगातार बढ़ने लगीं। राहुल ने कई बार सुनी आवाजों के स्रोत की तलाश की, लेकिन हर बार कुछ भी साफ नहीं हुआ। वह अक्सर आधी रात को उठकर घर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करता और सच्चाई जानने की कोशिश करता, लेकिन हमेशा उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। माया और जोया भी इन अजीब घटनाओं से प्रभावित हो गई थीं। माया ने रात को डर के मारे जाग जाती और कभी-कभी रो भी देती। जोया भी अपनी बड़ी बहन के डर को महसूस करती थी और सोने से पहले प्रिया से लिपट जाती थी। यह सब देखकर प्रिया की चिंताएं भी बढ़ने लगीं, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से लेने के बजाय यह सोचने की कोशिश की कि यह बच्चे के मन की कल्पनाएं हो सकती हैं। रात की आवाजें इतनी अजीब थीं कि एक बार राहुल को लगा कि यह किसी की बेतरतीब चलने की आवाज हो सकती है, जैसे कोई धीरे धीरे घर के अंदर घूम रहा हो। हालांकि जब उसने इसकी ओर ध्यान दिया तो उसे कोई भी शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं मिला। राहुल ने सोचा कि शायद यह उनकी मानसिक स्थिति का असर हो सकता है। रात की अजीब घटनाओं ने न केवल राहुल और प्रिया को परेशान किया, बल्कि उनके बच्चों माया और जोया को भी गहराई से प्रभावित किया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद यह नई जगह पर आने के कारण हो सकता है, लेकिन समय के साथ बच्चों का डर और भी बढ़ने लगा। माया, जो अब 8 साल की हो चुकी थी,
अक्सर रात के समय डर के मारे उठ जाती और बेतहाशा रोने लगती। उसकी यह स्थिति देखकर प्रिया की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। माया ने एक रात अपने माता पिता से कहा कि उसने अपने कमरे में एक अजीब सा साया देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था और अचानक गायब हो गया। यह सुनकर प्रिया की चिंता और भी बढ़ गई। उसने राहुल से कहा कि यह संभव है कि माया और जोया को कोई मानसिक तनाव हो रहा हो, या हो सकता है कि उन्हें नए घर की आदत डालने में परेशानी हो रही हो। लेकिन राहुल ने सोचा कि यह केवल बच्चों की कल्पनाएं नहीं हो सकती। घर में कुछ तो ऐसा था जो बच्चों को प्रभावित कर रहा था। जोया, जो अभी छोटी थी, भी अपनी बड़ी बहन के डर को महसूस कर रही थी। वह अपने कमरे में अकेले सोने से डरती थी और अक्सर माया के पास चली जाती थी। उसने भी कई बार अजीब आवाजें और छायाएं देखी थीं, लेकिन उसने इसे सीधे तौर पर कभी प्रकट नहीं किया। जोया की चुप्पी और उसके डर ने प्रिया को और भी चिंतित कर दिया। प्रिया ने बच्चों के डर को कम करने के लिए कई उपाय किए। उसने उन्हें सोने से पहले कहानियां सुनाईं, रात को एक हल्की लाइट जलाकर रखी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन बच्चों का डर धीरे धीरे बढ़ता ही गया और यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ उनकी कल्पनाओं का मामला नहीं था। एक रात जब माया और जोया सो रही थीं, राहुल ने अपने कमरे से बाहर आकर बच्चों के कमरे की ओर कदम बढ़ाया। उसने देखा कि माया की आंखें खुली थीं और वह भयभीत नजरों से किसी को देख रही थी। राहुल ने सोचा कि यह रात की खामोशी और अंधेरे का असर हो सकता है। उसने सोचा कि बच्चों को रात में सुरक्षित और आत्मसंरक्षित महसूस कराने के लिए कुछ करना होगा। राहुल ने बच्चों के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में एक नाइट लाइट लगाने का निर्णय लिया। साथ ही उसने सोचा कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें एक विशेषज्ञ से मिलवाना भी आवश्यक हो सकता है। यह देखकर कि उनकी समस्याएं बढ़ रही थीं, राहुल और प्रिया ने तय किया कि वे किसी पारलौकिक सलाहकार से संपर्क करेंगे जो घर की स्थिति का गहन अध्ययन कर सके और एक स्थायी समाधान प्रदान कर सके। राहुल और प्रिया ने अपने घर की स्थिति को लेकर चिंतित होने के बाद तय किया कि किसी पारलौकिक सलाहकार को बुलाना एक उचित कदम होगा। उन्होंने जल्द ही एक सलाहकार से संपर्क किया जो इस क्षेत्र में अनुभवी था। लेकिन सलाहकार की यात्रा से पहले घर का वातावरण भी प्रभावित हो रहा था, जिससे परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। हर सुबह राहुल और प्रिया ने महसूस किया कि घर में एक अजीब सी ठंडक और तन्हाई फैल रही थी। माया और जोया की रात की समस्याएं केवल एक संकेत थीं, घर का माहौल भी बदल रहा था। राहुल ने देखा कि जब वह घर के विभिन्न हिस्सों में जाता तो उसे एक अजीब सी संजीवनी ठंडक महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वातावरण को प्रभावित कर रही हो। रात के समय घर के अलग अलग कोनों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। ये आवाजें बहुत धीरे धीरे आती थीं, जैसे कोई खांस रहा हो या कुछ फुसफुसा रहा हो। कभी कभी राहुल को ऐसा लगता कि किसी ने उसके कमरे में कदम रखा है, लेकिन जब वह जांच करता तो वहां कोई नहीं होता। यह असामान्य अनुभव परिवार के लिए चिंताजनक था। प्रिया ने भी नोटिस किया कि घर का माहौल बदल रहा था। रसोई में जिन बर्तनों को उन्होंने ठीक से रखा था, वे अक्सर अचानक गिर जाते। प्रिया ने भी नोटिस किया कि घर का माहौल बदल रहा था। रसोई में जिन बर्तनों को उन्होंने ठीक से रखा था, वे अक्सर अचानक गिर जाते या फिर खुद ब खुद जगह बदल लेते थे। कभी कभी जब प्रिया रसोई में अकेली होती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक बार उसने एक कांच का गिलास अपने हाथ से गिरते हुए देखा, लेकिन उसके गिरने की कोई ठोस वजह उसे नजर नहीं आई। ये छोटी छोटी घटनाएं उसकी चिंता को बढ़ा रही थीं। राहुल और प्रिया ने पारलौकिक सलाहकार अद्वैत शर्मा को अपने घर बुलाने का फैसला किया। अद्वैत ने पहले कई घरों में अजीब घटनाओं का अध्ययन किया था और उनके अनुभव से उन्होंने कई परिवारों की मदद की थी। जब अद्वैत उनके घर आए तो उन्होंने घर के हर कोने का निरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि घर के वातावरण में कुछ असामान्य ऊर्जा थी जो परिवार के सदस्यों को प्रभावित कर रही थी। अद्वैत ने बताया कि यह ऊर्जा एक पुराने और अप्रिय अतीत से जुड़ी हो सकती है।
उन्होंने कहा कि शायद यह घर पहले किसी और का था और वहां कुछ ऐसा हुआ था जो अब भी वहां की ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने राहुल और प्रिया से पूछा कि क्या उन्हें इस घर के इतिहास के बारे में कुछ पता है। राहुल और प्रिया ने कहा कि उन्हें इस घर के इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। उन्होंने बस इतना सुना था कि यह घर कई वर्षों से खाली पड़ा था और इसे खरीदने से पहले किसी ने उसमें रहने की हिम्मत नहीं की थी। अद्वैत ने इसे सुनकर कहा कि यह संभव है कि इस घर में कुछ ऐसा हुआ हो जो उसकी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। अद्वैत ने कुछ अनुष्ठानों का सुझाव दिया जो घर की ऊर्जा को साफ करने और उसे सामान्य बनाने में मदद कर सकते थे। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को इसमें भाग लेने के लिए कहा ताकि उनका सामूहिक प्रयास घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सके। अद्वैत ने कहा कि यह अनुष्ठान सरल होगा, लेकिन इसमें सभी की मानसिक और आध्यात्मिक सहभागिता आवश्यक थी। अगले दिन अद्वैत ने घर में अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने घर के हर कोने में धूप और दीप जलाए और घर की चारों दिशाओं में मंत्रों का उच्चारण किया। उन्होंने कहा कि इन मंत्रों से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मकता का संचार होगा। अनुष्ठान के दौरान माया और जोया भी वहां मौजूद थीं और उन्होंने भी अद्वैत के निर्देशों का पालन किया। जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो अद्वैत ने परिवार से कहा कि उन्हें अब कुछ दिनों तक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि यदि कुछ भी असामान्य होता है तो वे तुरंत उनसे संपर्क करें। अद्वैत ने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह अनुष्ठान घर की ऊर्जा को बदल देगा और वे फिर से अपने जीवन को सामान्य रूप में जी सकेंगे। अगले कुछ दिनों तक परिवार ने घर की स्थिति का गहराई से निरीक्षण किया। पहले कुछ दिनों तक उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल पहले से बेहतर हो गया था। रात की अजीब आवाजें कम हो गई थीं और घर में पहले की तरह डरावनी ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। माया और जोया भी रात को अब आराम से सो रही थीं और उनकी भयभीत करने वाली घटनाएं भी धीरे धीरे बंद हो गई थीं। राहुल और प्रिया ने अद्वैत को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि उनके घर में अब शांति और सकारात्मकता वापस आ गई है। उन्होंने सोचा कि अब वे अपने नए घर में एक सामान्य और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। घर का वातावरण फिर से जीवंत हो गया था और परिवार ने धीरे धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या को फिर से अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस शांति के बावजूद एक रात अचानक माया ने फिर से वह अजीब साया देखा। इस बार वह साया उसके पास आकर रुक गया और उसने माया से कुछ फुसफुसाया। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी मां को आवाज दी, लेकिन जब प्रिया कमरे में आई तो वहां कुछ भी नहीं था। माया ने अपनी मां से कहा कि वह साया उसके सपनों में भी आने लगा था और वह उससे कुछ कहना चाहता था। प्रिया ने इसे सुना और तुरंत अद्वैत को बुलाया। अद्वैत ने यह सुनकर कहा कि यह संभव है कि अनुष्ठान से घर की ऊर्जा थोड़ी साफ हुई हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्होंने कहा कि शायद यह साया कुछ बताने की कोशिश कर रहा है जो घर के अतीत से जुड़ा हो सकता है। अद्वैत ने माया से पूछा कि उसने साया को क्या कहते सुना था। माया ने कहा कि साया ने सिर्फ एक शब्द कहा था, मुक्ति। यह सुनकर अद्वैत ने कहा कि यह साया शायद किसी अतीत की आत्मा का हो सकता है जो इस घर में फंसी हुई है और अपनी मुक्ति चाहती है। अद्वैत ने सुझाव दिया कि वे इस आत्मा की मुक्ति के लिए एक और अनुष्ठान करें ताकि वह अपनी शांति प्राप्त कर सके। अगले दिन अद्वैत ने माया, राहुल और प्रिया के साथ मिलकर एक और अनुष्ठान किया। इस बार उन्होंने आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने घर के चारों ओर पवित्र जल छिड़का और एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जो आत्माओं की मुक्ति के लिए जाना जाता था। उन्होंने माया से कहा कि वह साया से बात करने की कोशिश करे और उसे शांति प्रदान करे। माया ने डरते हुए साया से कहा, यदि आप यहां फंसे हुए हैं तो हम आपको मुक्ति दिलाने के लिए यहां हैं। आप शांति प्राप्त करें और आगे बढ़ें। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे महसूस हुआ कि कमरे में एक हल्की रोशनी फैल गई और साया धीरे धीरे गायब हो गया। इस अनुष्ठान के बाद घर की स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया। अब घर में न तो अजीब आवाजें थीं और न ही किसी साया का आभास। घर का वातावरण पूरी तरह से शांत और सुखद हो गया था। माया और जोया अब रात में आराम से सोने लगीं और उनके सपनों में अब कोई डरावना साया नहीं आता था।
राहुल और प्रिया ने अद्वैत को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि उनके घर में अब सच्ची शांति वापस आ गई है। उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत एक नई उम्मीद और सकारात्मकता के साथ की। अब उनके घर में सिर्फ खुशियों की गूंज थी और अंधेरे की परछाइयां हमेशा के लिए गायब हो चुकी थीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल एआई स्टोरी वॉइस पर इतनी मोहब्बत बरसाई कि हमारा वॉच टाइम पूरा हो गया है। ये सब आपके प्यार और समर्थन के बिना मुमकिन नहीं था। अब बस एक आखिरी कदम बाकी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है और हमें और भी खूबसूरत कहानियां आपके लिए लाने का हौसला देगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।